गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सुक्तिस्तबकः। सुक्तिस्तबकः का तात्पर्य होता है सु प्लस उक्ति। सु का अर्थ होता है अच्छे के लिए, सु एक उपसर्ग है और उक्ति के साथ जब ये जुड़ता है तो इसका अर्थ हो जाता है अच्छे वचन या सुंदर वचन। और सुक्तिस्तबकः यानी अच्छे वचनों का संकलन या फिर अच्छी बातों का संग्रह। इस चैप्टर में आप बहुत सारे श्लोक पढ़ेंगे जिनमें अलग अलग प्रकार के विषय वस्तु को लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया गया है, जैसे कि आलस्य नहीं करना चाहिए और मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार की कुछ बातों का यहाँ पे संकलन किया गया है। आपकी जो रुचिरा बुक है उसका ये 8वां पाठ है, जिसका आज हम पहला श्लोक, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। सु प्लस उक्ति यानी शोभना उक्ति या फिर अच्छी बात। उत्तमम वचनम। उत्तमम वचनम का तात्पर्य है कि उत्तम वचन यानी अच्छी बातें, और इसके साथ जो एक वर्ड जुड़ा हुआ स्तबकः। स्तबकः का मतलब होता है गुच्छ या फिर संग्रह या संकलन। अत्र सूक्तिस्तबकः नाम उत्तम वचनानां गुच्छम इत्यर्थम। यानी सूक्तिस्तबकः नाम का जो पाठ है उसमें अच्छी बातों का कुछ एक गुच्छा है या फिर संकलन है। सबसे पहले हम सूक्तिस्तबकः पाठ के जो 5 श्लोक हैं उसका हम आदर्श वाचन करेंगे यानी उच्चारण करेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। पुस्तके पठिते पाठ जीवनेनैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। प्रियवाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन्वेन ते योऽपि पदम् एकं न गच्छति। काकः कृष्णपिकः कृष्ण कुवेदपिककाकयो, वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो ये कुछ 5 श्लोक हैं, जिसमें पहला श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम, उद्यमेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उद्यम का मतलब होता है परिश्रम या मेहनत। तो परिश्रम के या मेहनत के द्वारा ही सिद्ध्यन्ति क्रिया है जिसका मीनिंग होता है सिद्ध होते हैं या सफल होते हैं। तो कार्य जो होते हैं वो परिश्रम के द्वारा ही सफल या सिद्ध होते हैं। न मनोरथै, न का मतलब होता है नहीं के अर्थ में, तो नहीं होते हैं। मनोरथै मतलब मन की इच्छा करने से या फिर केवल मन की कल्पना करने से ये कार्य सफल नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट दूसरी लाइन में उसका उदाहरण दिया है कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य। सिंहस्य और सुप्तस्य में दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जिसका मीनिंग होता है सोए हुए के। तो षष्ठी विभक्ति का जब भी प्रयोग होता है तो का, के, की के अर्थ में हिंदी अर्थ होता है। तो सोए हुए शेर के, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं, मुखे मतलब मुख में, अर्थात सोए हुए शेर के मुख में प्रवेश। अब सबसे पहले आया न, तो नहीं करते हैं। तो न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति, अर्थात सोए हुए शेर के मुख में प्रवेश नहीं करते हैं। मृगा मतलब हिरण। तो जिस प्रकार से यदि शेर सोया हुआ है जंगल का राजा होते हुए भी, वह कितना ही भले आराम कर रहा है, लेकिन वो सोचे कि मैं सोते सोते मेरे पास एक हिरण आ जाए और मैं उसको खा लूँ, तो ये संभव नहीं है। तो सोए हुए शेर के मुख में जिस प्रकार से हिरण प्रवेश नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है उसे सफलता नहीं मिलती है। तो परिश्रम करने से ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन दे रखा है, आप चाहें तो इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं, जिन बच्चों को हिंदी में थोड़ा दिक्कत आता है उनके लिए। सेकंड श्लोक है पुस्तके पठिते पाठ जीवनेनैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। अर्थात पुस्तकों के अंदर या पुस्तकों में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है पुस्तके में। तो पुस्तकों में पठिता मतलब जो पढ़ा गया है। पठिता में त प्रत्यय होता है, जहाँ पर भी त प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ पे भूतकाल का क्रिया प्रयोग की जाती है। तो पुस्तकों में जब पढ़ा हुआ ज्ञान है या पाठ है उसको जीवने नैव साधित, अर्थात जीवन में जो नई वर्ड है उसके अंदर न प्लस एव दो अव्यय हैं। नहीं साधित मतलब होता है साधित किया जा सकता है या संभव किया जा सकता है, अर्थात
पुस्तकों में जो ज्ञान पढ़ा है या पुस्तकों में जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसको हमें जीवन में नहीं साधित किया या जीवन में अगर नहीं उतारा है तो क्या होगा। सेकंड लाइन में बताता है किम भवेत् तेन पाठेन, अर्थात क्या होगा उस पाठ के द्वारा। जो आपने पाठ पढ़ा या जो अच्छी बात पढ़ी है उसको जीवन में अगर आपने उसको धारण नहीं किया है तो जीवने यो न सार्थक, तो उसका आपके द्वारा पढ़ा गया जो पाठ है या पढ़ा गया जो लेसन है उसका आपके जीवन के अंदर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस या कोई महत्व नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाओगे तो आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जैसे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे श्लोकों के अंदर हर एक श्लोक के अंदर आपको कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। तो हर एक श्लोक को पढ़ करके उसको समझ करके और उसको आपको जीवन में उतारना है, तभी आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। पदभाग एक दे रखा है। पदभाग की मीनिंग क्या है कि आप जिन बच्चों को थोड़ा लग रहा है कि हार्ड वर्ड है तो उनको आप अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। अन्वय, अन्वय ये कहता है कि जो श्लोक है उसको अगर सिस्टमेटिक ढंग से यानी वाक्य के अनुरूप अगर जो वाक्य वर्ड शब्द को या वर्ड्स को रखा जाता है तो उसको हम कहते हैं अन्वय। तो अन्वय के अंदर अगर हिंदी अर्थ देखें तो पुस्तके पठिते, पुस्तक में पढ़ा हुआ, यह मतलब जो पाठ है यानी पाठ है वो जीवने नैव साधित, जीवन में नहीं साधित किया जा सकता है। जीवने सार्थक न भवति, जीवन में सार्थक भी नहीं होता है। तेन पाठेन किम भवेत्, तो उस पाठ से क्या फ़ायदा, अर्थात उस पाठ को पढ़ने से जीवन में कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट मीनिंग क्या कहता है कि हमारे द्वारा पुस्तक में पढ़े गए पाठ को या जो भी पाठ है उसको हमने धारण नहीं किया है, अर्थात जीवन में अगर उसको हमने फॉलो नहीं किया है तो वह जो उपयोग में लाया गया पाठ है उसका कोई लाभ नहीं है, अर्थात वह हमारे लिए कोई लाभप्रद नहीं है या किसी भी प्रकार से हमारे लिए फ़ायदा देने वाला नहीं है। श्लोक के अंदर हमें 7 चीज़ें सीखने को मिलती है कि पुस्तक पठिते पाठा जीवने साधनीय, पुस्तक में जो पढ़ा गया पाठ है वो जीवन में साधित होता है। पुस्तक में पठित पाठ होता है उसका जीवन में हमें प्रयोग करना चाहिए। पुस्तक में पढ़ा हुआ जो पाठ होता है उसको जीवन में सार्थक होता है। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जो होता है उसको जीवन में हमें सार्थक रूप से ग्रहण करना चाहिए। जो पाठ हमने जीवन में लिया है उसका प्रयोजन क्या है उसको जानना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इस श्लोक के अंदर 6-7 चीज़ें सीखने को मिलती है। यहाँ पे जो वर्ड आया साधिता, उसका मीनिंग होता है यूज्ड यानी उपयोग किया गया, और सार्थक जिसका मीनिंग होता है अर्थ सहित यानी मीनिंगफुल। उदाहरण के लिए देखिए, पुस्तके किम भवति, पुस्तक में क्या होता है, सत्यम वदतु, सत्य बोलो, वंचना न करनी, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, राष्ट्रस्य गौरव रक्षणम कर्तव्य, राष्ट्र के गौरव की रक्षा करनी चाहिए, ज्येष्ठानाम आदर कर्तव्य, बड़ों का आदर करना चाहिए, इत्यादि उपेक्षा, और सभी बाकी सब लोगों का भी आदर करना चाहिए। यदि वयम जीवने तत् न पलायमाना पालयामा तर्हि, यदि हमने जीवन में इन सबको नहीं धारण किया है तो क्या होगा, तो हमारे द्वारा जो पाठ पढ़ा गया है या हमारे द्वारा जो सीखा गया वो निरर्थक है। पठितस्य पाठस्य प्रयोजनम न भवति, तो पढ़े हुए पाठ का कोई प्रयोजन नहीं है। तीसरी सूक्ति कहती है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अर्थात प्रिय जो वाक्य होते हैं यानी अच्छी जो बातें होती हैं उनके द्वारा सर्वे यानी सभी लोग, तुष्यंती मतलब संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, जंतुआ मतलब जंतु, यहाँ से मीनिंग है जंतु का मतलब है यहाँ पे सभी प्रजातियाँ, सभी प्रकार के जंतु, जीव जंतु, जिसमें मनुष्य भी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। तो प्रिय वाक्य बोलने से, अर्थात आप अगर किसी के साथ अच्छी बातें बोलते हैं, मीठे बोलते हैं, अच्छी से बात करते हैं तो उसके सामने वाले जो है आपकी बातों को सुन रहा है वो आपसे संतुष्ट होगा, आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात्, तस्मात् मतलब ठीक उसी प्रकार से, तस्मात् तदेव उसी प्रकार से, या अतः उसी प्रकार से ही, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, अर्थात वैसी ही बातों को हमें बोलना चाहिए। कैसी बातों को, जो हमें सामने वाले को अच्छी लगती हो, सामने वाले को प्रसन्न करती हो, सामने वाले को सुनकर के उसको अच्छा लगता हो। क्योंकि वचने का दरिद्रता, अर्थात ऐसे वचन बोलने में किस प्रकार की कंजूसी, अर्थात अगर आपके बोलने मात्र से ही सामने वाला प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, तो बोलने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, पद विभाग यानी वही चीज़ है कि हर एक वर्ड को अलग अलग करके लिखा गया है ताकि आप उसका अच्छे से प्रोनाउंस कर सकें।
अन्वय सर्वे मानवा सभी मनुष्य प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। प्रिय वाक्यों को द्वारा ही बोलना चाहिए या प्रिय बातों को ही हमें बोलना चाहिए ताकि क्या हो, सर्वे मानव यानी सभी मानव तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट हो। तस्मात् ही वक्तव्यम प्रियम ही वक्तव्यम अर्थात इसलिए हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता या वचने दरिद्रता का, वचनों में बोलने में किस प्रकार की दरिद्रता या कंजूसी। नेक्स्ट देखिए, सर्वे मानवा प्रिय वाक्येन तुष्यन्ति या प्रिय वचनेन तुष्यन्ति अर्थात प्रिय मनुष्य जो होते हैं, सभी मनुष्य हैं वो प्रिय वाक्यों से संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्यम श्रुत्वा सर्वे संतुष्टा प्रसन्ना च भवन्ति और अच्छी बातों को सुनकर के सब प्रसन्न भी होते हैं, संतुष्ट भी होते हैं। अतः प्रिय वचनम वक्तव्यम इसलिए हमेशा प्रिय बातों को बोलना चाहिए। प्रिय वचनानि बहुनी सन्ति प्रिय बातें बहुत प्रकार की हो सकती है, जैसे क्योंकि आप किसी भी प्रकार से कुछ उससे संबंधित है तो भी बात कर सकते हो, आपसे रिलेटेड बात है तो भी उसको अच्छे से बोलो तो भी प्रिय बात हो गई। तो बोलने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। यानी अब देखिए हिंदी अर्थ बताता है कि मीठे वचन बोलने से सभी आनंदित होते हैं, इसलिए सदैव ही प्रिय बातों को या प्रिय वचनों को बोलना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। अगला चौथा श्लोक कहता है गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि आगच्छन् वेनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। पिपीलिको का मतलब होता है, तात्पर्य है चींटी, एंट, यानी गच्छन मतलब जाती हुई या चलती हुई। चींटी जो होती है या चलती हुई चींटी याति, याति मतलब प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? योजनानां शतान्यपि। योजना मतलब जो होता है अपनी प्लानिंग या जो योजना है उसको। शतान्यपि, शतानी प्लस अपि। अब शतानी का मतलब होता है सैकड़ों, सैकड़ों मीलों की दूरी को या सैकड़ों कहते हैं कोस की दूरी या फिर लंबी दूरी को कह सकते हैं। तो लंबी दूरी को भी वह चींटी है धीरे 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 चलती हुई पार कर लेती है, क्योंकि चींटी कितनी छोटी होती है, उसके पैर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उतनी चींटी छोटी होते हुए भी हजारों मील की दूरी को एकदम पार कर लेती है चलते चलते चलते। अगच्छन वेनतेयो अपि, अगच्छन देखिए ऊपर वाले का जस्ट उल्टा है, गच्छन मतलब जाता हुआ, अगच्छन मतलब नहीं चलता हुआ यानी स्थिर। तो स्थिर जो वेनतेय है यानी जो गरुड़ है वह भी स्थिर वेनतेय या गरुड़ है, वह भले कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी तेज उड़ सकता हो, लेकिन अगर वह नहीं चल रहा है या गति नहीं कर रहा है तो पदम एकम न गच्छति, तो वह एक कदम भी नहीं चल पाएगा। जब तक वह मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तब तक वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी अगर छोटा जानवर है या छोटा है, अगर वह लगातार मेहनत कर रहा है तो भी उसे सफलता मिल सकती है, और भले कितना भी बड़ा है लेकिन अगर वह मेहनत हार्डवर्क नहीं कर रहा है तो उसे सफलता मिले ये जरूरी नहीं है। गच्छन पिपीलिका याति, गच्छन यानी जाती हुई, तो पिपीलिका वर्ड क्या है? पुल्लिंग है और चींटी के लिए आया है, यानी जो चींटी है। अन्वय कहता है पिपीलिका गच्छन योजना नाम शतानी, चींटी है जो जाती हुई है चलती हुई है, वो योजना नाम मतलब प्लानिंग करती है, योजना बनाती है। शतानी अपि याति, सैकड़ों कदमों की या सैकड़ों मीलों की दूरी के लिए अपनी योजना बनाती है। और वेनते जो होता है, गरुड़ जो होता है, अगच्छन यानी नहीं चलते हुए, एकम पदम अपि न गच्छति, एक पद भी या एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा पाता है। अत्र कार्य आरंभस्य महत्वं दर्शितम, यहाँ कार्य को आरंभ करने के महत्व को बताया गया। ऐसा सुक्ति प्रयत्नस्य आवश्यकता सूचयति, और ये सुक्ति है वो किसका आवश्यकता बता रही है? प्रयत्न की, यानी प्रयास की आवश्यकता के बारे में सूचित कर रही है। लघु पिपीलिका, छोटी सी जो चींटी होती है, वह प्रयत्नपूर्वकम गच्छन शतानी योजनानां बहुदूरम प्राप्नुवन्ति, छोटी सी चींटी है वो अपनी मेहनत के द्वारा हजारों मील की दूरी को भी पार कर लेती है। परंतु जो एक वेनते होता है वो न जाते हुए भी बिना प्रयत्न के भी एक पद भी आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक वही हिंदी अर्थ यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट लोग देखिए, काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्त काका काका पिका पिका, अर्थात काका मतलब कौआ, कृष्ण मतलब काले रंग का, पिका मतलब कोयल, कृष्ण मतलब काले रंग की। तो कौआ भी काले रंग का होता है और कोयल भी काले रंग की होती है। को भेद, क्या भेद है? पिक काकयो, कौवे और कोयल में। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु जब आती है,
वसंत ऋतु के प्राप्त होने पर, वसंत ऋतु के आने पर काकह काकह पिका पिका, कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, इस चीज़ की हमें जानकारी मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? जब वो दोनों बोलते हैं। तो अन्वय कहता है कि काकह कृष्ण पिका कृष्ण, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। पिक काकयो क भेद, कौवे और कोयल में क्या भेद होता है? वसंत समय प्राप्ति, वसंत ऋतु के आने पर काकह काकह भवति, कौवा काला होता है, और वसंत समय प्राप्ति, वसंत ऋतु के आने पर काका काका, कौवा कौवा है, और पिका पिका, कोयल कोयल है। इस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है, क्योंकि जब कौवा बोलेगा तो कर्कश ध्वनि में बोलेगा, कोयल बोलेगी तो मधुर ध्वनि में बोलेगी। अब देखिए, वैसे तो हम इसका जानकारी ऐसे भी कर सकते हैं कि कौवा और कोयल दोनों अलग अलग होते हैं, भले ही काले रंग के होते हो, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग होता है, यानी दोनों का शेप है वो अलग होता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया गया श्लोक के द्वारा कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, यानी जो अच्छे मधुर वक्ता होते हैं वह, और जो बुरे वक्ता होते हैं यानी कर्कश वक्ता होते हैं वह, उन दोनों के बीच में भेद कैसे पता चलेगा? भले ही वो बाहरी आवरण से एक जैसे लग रहे हो, लेकिन जब वह दोनों अपनी बातों को स्पष्ट करेंगे, बातों को प्रेजेंट करेंगे, तभी उनके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। तो काकस्य वर्ण का अस्ति, काकस्य वर्ण कृष्ण, पिकस्य वर्ण अस्ति, पिकस्य वर्ण अपि कृष्ण भवति। पिक काकयो समान वर्ण अस्ति, दोनों का समान वर्ण होता है। पिक काकयो भेद कदा ज्ञायते, कौवे और कोयल का भेद का हमें कब पता चलता है? वसंत समय, वसंत ऋतु में। पिकः मधुर कूजती, कोयल बहुत ही मधुर गाती है, बोलती है, और काकः रटती, रटती मतलब कर्कश ध्वनि, काँव 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 करता है। यहाँ पे वही चीज़ वापस रिपीट की गई है कि जो चीज़ हमें काकस्य वर्ण कृष्ण भवति, ये विवरण है, जानकारी है, पुनर्जानकारी। पिकस्य वर्ण अपि कृष्ण भवति, परंतु द्वयों के क भेदः वसंत काले ज्ञायते, लेकिन दोनों के बीच में क्या भेद है इसकी जानकारी हमें वसंत ऋतु में प्राप्त होती है। वसंत समय काकः काकः एव भवति, पिकः पिकः एव भवति, कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, इसकी जानकारी हमें वसंत ऋतु में प्राप्त हो जाती है। काकः कर्कशम रटति, कौवा काँव काँव कर्कश करके बोलता है, बल्कि पिकः मधुरम गायति, कोयल है वो मधुरता से बोलती है। तो सामान्यतः सर्वे समाना जना भवन्ति, सभी लोग एक समान होते हैं बाहरी आवरण से, एक वैसा ही नाक, वैसा ही कान, वैसा ही आँख, लेकिन केचन जना प्रतिभावन्तः भवन्ति, कुछ लोग प्रतिभावान होते हैं, और समर्था भी भवन्ति, सक्षम भी होते हैं। तेषां वास्तविक स्वरूपम ज्ञातम भवति, उनका वास्तविक स्वरूप है वो अज्ञात होता है। कदा तेषां सामर्थ्यस्य प्रतिभाया च प्रदर्शनं भवति, जब उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन कब होता है? जब वो दोनों अपने वाणी को, अपनी बातों को सामने प्रेजेंट करेंगे, तो बोलने के तरीके से ही पता चल जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। यदा उत्तमम अवसर लभ्यते, जब उसको उत्तम अवसर प्राप्त होता है, तथा तेषां सामर्थ्यस्य प्रकटनं भवति, तब उनके सामर्थ्य का प्रकटन होना या सामर्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो कोयल और कौवे में भेद क्या है? वसंत ऋतु के आने पर कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। कोयल मीठी गाती है, कौवा कर्कश ध्वनि में बोलता है, तब उन दोनों के भेद का खुलासा हो जाता है। अब देखिए, हमने जो 5 श्लोक पढ़े हैं उनमें क्या क्या है? पहली सूक्ति के अंदर, पहले श्लोक के अंदर हमने पढ़ा कि बाल वचनस्य प्राधान्यम, बच्चों के जो वचन होते हैं, उनकी जो वाणी होती है, वो उनकी प्रधानता के बारे में पढ़ा। दूसरी सूक्ति के दूसरे श्लोक के अंदर हमने पढ़ा विद्या या सार्थकता, विद्या की क्या सार्थकता है, विद्या का क्या महत्व है। तीसरी सूक्ति में हमने पढ़ा प्रिय वाक्यस्य आवश्यकता, प्रिय वाक्यों की आवश्यकता या प्रिय बोलने से क्या महत्व है। चौथे श्लोक में यह पढ़ा हमने कार्य आरंभस्य महत्व, कार्य को आरंभ करने का महत्व है। यदि आपने काम को प्रारंभ किया है तो आपको सफलता मिलेगी। वास्तविक स्वरूपस्य प्रकाशनम, और वास्तविक स्वरूप की प्रकाशन यानी हकीकत के बारे में हमें जानकारी कब प्राप्त होती है, इसका पता हमें 5वीं सूक्ति के अंदर ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से यह हमारा पाठ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी मन में डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको मैसेज के द्वारा दे सकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका दिन मंगलमय हो।